हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि HSPT। उसमें हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। फाइनल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे हर बार हर साल 15 सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और वो 15 सवाल कौन कौन से होने वाले हैं, टॉप 15 क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं उनके पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज के इस सेशन की आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द कॉजेस एंड साइंस ऑफ पॉइजनिंग। मतलब सीधा सीधा यह बताना है कि पॉइजनिंग को कहते हैं हम विषाक्तता, उसके कारण क्या होते हैं और साथ ही साथ उसके साइंस यानी कि संकेत क्या क्या होंगे वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कारण क्या होता है पॉइजनिंग का। सबसे पहला है हमारे केमिकल्स, जो भी केमिकल्स हैं उनकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है। हमारे घर में भी ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है, जैसे ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल होता है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर मीथेनॉल होता है, इथाइलिन होता है, ग्लाइकोल होता है और साइनाइड, आर्सेनिक होते हैं, एटसेट्रा। ऐसे ही हमारे कंपाउंड्स होते हैं पेस्टिसाइड्स, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हुए या फिर ऑर्गेनोक्लोरीन्स हुए, रैट पॉइजन हुआ तो इनकी वजह से भी जो है दिक्कत हो जाती है, इनकी वजह से भी पॉइजनिंग हो जाती है। फिर आता है थेराप्यूटिक ड्रग ओवरडोज, जैसे पैरासिटामॉल हुआ, एस्पिरिन हुआ, आयरन टैबलेट्स हुए या फिर हमारा निफेडेपिन हुआ, फिनोबाविटॉन हुआ। टॉक्सिक प्लांट्स भी जो है पॉइजनस होते हैं, उनकी वजह से भी काफी दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे मशरूम्स हुए, टॉक्सिक हर्बल प्रिपरेशंस हुई। और अगर कोई कीड़ा मकोड़ा हमें काट ले, कोई इंसेक्ट या कोई स्ट्रिंग जो है हमें काट लेती है वेनेमस एनिमल्स की, जैसे स्नेक्स हुए, बीज हुई, स्पाइडर्स हुए, स्कॉर्पियंस हुए, एक्वेटिक एनिमल्स हुए, तब भी हमारी बॉडी में पॉइजनिंग हो सकती है। अब बात आ जाती है कि इसके साइंस क्या क्या होंगे। अगर किसी की बॉडी में पॉइजनिंग हुई है तो उसको वॉमिटिंग लग जाएंगी, डायरिया यानी कि दस्त लग सकते हैं, उसका जो है पेट के ऊपरी भाग पर दर्द हो सकता है, अपर एब्डोमिनल पेन, पीलिया हो सकता है यानी कि जॉइंटिस, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, स्किन पे जो है चकत्ते हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, ठीक है, स्कैंटी यूरिन हो सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, बुखार हो सकता है या फिर उसको सांस भी ठीक से ना आए, ऐसी भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। ठीक है, आवाज, जब सांस लोगे तो हो सकता है छाती में आवाज आए, सांस लेते हुए आवाज आए, या फिर नॉन रिएक्टिंग प्यूपिल भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्शियस जो सूझबूझ है हमारी, सुध-बुध है, वो भी जा सकती है, लॉस ऑफ कॉन्शियस भी हो सकता है। ठीक है, दौरे पड़ सकते हैं लगातार, एनुरिया हो सकता है और एस्टोरिक्सिस हो सकता है। तो ये है कॉजेस एंड साइंस ऑफ पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर मेडिकेशन एरर्स, गिव द स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज द मेडिकेशन एरर्स। अब ये मेडिकेशन एरर्स क्या होती हैं और साथ ही साथ में हमें स्ट्रैटेजीज बतानी है कि मेडिकेशन एरर्स को कम कैसे किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकेशन एरर्स। मेडिकेशन एरर्स को हम ये कह सकते हैं कि जब भी एक डॉक्टर, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा होता है उस टाइम पर गड़बड़ हो सकती है, या फिर जो एक फार्मासिस्ट होता है वो डिस्पेंसिंग के टाइम पे गड़बड़ कर सकता है, यानी कि जब वो दवाइयों का वितरण कर रहा होता है, या फिर जब पेशेंट के द्वारा ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है तब त्रुटियां हो सकती हैं, वो एरर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर के काफी खतरा बन सकता है। इन्हीं को हम मेडिकेशन एरर्स कहते हैं। अब जो कॉजेज हैं, कारण है मेडिकेशन एरर्स के, मतलब दवा संबंधित त्रुटि के जो कारण होते हैं, सबसे पहला है एक्सपायर्ड प्रोडक्ट। मतलब अगर एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है किसी भी ड्रग की तब भी उनका यूज किया जा रहा है, या फिर इनकरेक्ट ड्यूरेशन हो सकती है यानी कि अवधि गलत हो गई है, या फिर इनकरेक्ट प्रिपरेशंस है, मींस की दवाइयों को ठीक तरीके से बनाया ही नहीं गया है, स्ट्रेंथ गलत हो सकती है, टाइमिंग गलत हो सकती है, ठीक है, इनकरेक्ट डोज हो सकती है। फॉर एग्जांपल बॉडी की कैपेसिटी है 1000 mg की और हम दे रहे हैं उसको 1500 mg या फिर और भी कम 500 mg, तो दैट मींस की जो डोज है
वो इनकरेक्ट है, इसीलिए जो है मेडिकेशन एरर बार बार हो रहा है। या फिर डोजेस फॉर्म गलत हो सकती है और पेशेंट गलत तरीके से दवाइयों को ले रहा है। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से मेडिकेशन एरर होता है बच्चा लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपको स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी जिससे आप मेडिकेशन एरर को रोक सकते हो, उससे बचा सकते हो। तो सबसे पहला है राइट पेशेंट, पेशेंट सही होना चाहिए। उसके बाद राइट ड्रग, सही पेशेंट को, सही मरीज को सही दवा मिलेगी तो सही डोज भी मिलेगी। सही समय पर अगर दवाई लेगा तो रूट भी सही होगा और उसका रिकॉर्डिंग यानी कि उसकी साथ ही साथ मॉनिटरिंग भी जरूरी है, निगरानी रखना भी जरूरी है। ठीक है, अगर ये स्ट्रैटेजीज अपना ली तो मेडिकेशन एरर होने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। अब हमें प्रोसीजर के बारे में बताना है कि जैसे हम बेसिकली हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को कैसे डेवलप करते हैं। सबसे पहले तो जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होती है ये एक लिस्ट है, हमारा एक सूची है, एक मैनुअल है कि जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं, जो ड्रग्स हमारी हॉस्पिटल के अंदर प्रिपेयर होंगी और साथ ही साथ उनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो हमारे प्रेजेंट में क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, उन्हीं को वो शो करती है। उसी की हम लिस्ट या मैनुअल तैयार करते हैं जो कि बेसिकली हमारे स्टाफ के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी होती है। हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल थेराप्यूटिक कमेटी भी होता है जो इन्हीं पर्टिकुलर ड्रग्स की लिस्ट को प्रिपेयर करता है, जो दवाइयां हम अपने अस्पताल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो ये लिस्ट है हमारी पर्टिकुलर ड्रग्स की यानी कि दवाइयों की जो सूची है, उसी को हम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कहते हैं। अब बात आती है कि हमारे इसके अंदर गाइडिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन है। सबसे पहला, जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होता है उसके अंदर कोई ऐसी गाइडलाइंस ना हो, कोई ऐसा प्रोसीजर ना हो जो कि हमारा नॉन प्रोप्राइटरी ड्रग्स को शो करता हो। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा यह कहता है कि मेडिकल स्टाफ को जो है वहां की जो नीतियां हैं वो अपनानी पड़ेगी, पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी कि दवाइयों को इस्तेमाल कैसे करना है, और अगर नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स की मेडिसिन हैं तो उस पर काफी सतर्कता आपको दिखानी होगी। फिर आता है कि अगर वहां पर जो हमारी अप्रूव्ड गाइडलाइंस है मेडिकल स्टाफ के द्वारा और वो एब्सेंट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड ड्रग्स ही प्रेस्क्राइब करनी होंगी उस टाइम पे, अगर कोई दूसरा अप्रूव्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मेडिकल स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं है। साथ ही साथ जो लेबलिंग है हमारी मेडिसिन की, नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स की, उसको बहुत सावधानी के साथ आपको लेबल करना पड़ेगा। फिर आता है कि आपको अगर एक प्रभावी फॉर्मूलरी बनाना है, इफेक्टिव फॉर्मूलरी सिस्टम अगर आपको क्रिएट करना है, तो थेराप्यूटिक को, जो हमारी हॉस्पिटल एंड थेराप्यूटिक कमेटी होती है, उसको कई सारे रेफरेंसेस के गो थ्रू करना होगा, बहुत सारे रेफरेंसेस को लेकर के चलना होगा, तब उसे कंपेयर करके उनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, उनका ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, पॉइजनिंग, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए तभी उसे फिर फॉर्मूलरी, अपनी उसकी फॉर्मूलरी की लिस्ट तैयार करनी होगी। अब बात आ जाती है कि प्रोसीजर क्या है हमारा हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को डेवलप करने का। सबसे पहला, जो सामान्य तौर पर सबसे ज्यादा बीमारियां उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ट्रीट की जा रही हैं, आपको सबसे पहले वो ही देखना होगा। हर एक मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ आपको सलाह लेनी होगी। साथ ही साथ में हर एक डिजीज के लिए सबसे पहला चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है वो आपको पता लगाना होगा और उसकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। उसके आधार पे फिर आप फॉर्मूलरी तैयार करेंगे। दूसरा आता है कि एक्सपर्ट कमेटी के साथ चलना होगा आपको, और एक अच्छा ट्रीटमेंट कौन सा हो सकता है हर एक सामान्य स्वास्थ्य दिक्कत को लेकर के, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर के, तभी आप एक लिस्ट अपनी तैयार कर पाएंगे। फिर ऑल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है, जो WHO भी कहता है कि रिव्यू करना चाहिए, तभी आप जो है फिर आगे जाके अपना कार्य स्टार्ट करेंगे। फिर आता है कि आपको एक ड्राफ्ट बनाना होगा पर्टिकुलर लिस्ट का और उसे हर एक डिपार्टमेंट में आपको भेजना होगा एक पर्टिकुलर कमेंट के लिए। तो जो ड्रग्स एंड थेराप्यूटिक कमेटी है उन्हें हर एक डिपार्टमेंट से जो भी कमेंट्स मिलेंगे, जो भी फीडबैक्स मिलेंगे, उन सबको पढ़ना होगा, उन सब पे काम करना होगा। जो भी इंफॉर्मेशन डिस्कस की जाएगी वो सब की सब सबूत के आधार पे एविडेंस बेस्ड ही होनी चाहिए, अदरवाइज आप एक अच्छी फॉर्मूलरी नहीं तैयार कर पाएंगे। और लास्ट है, जब प्रिपरेशन हो जाए फाइनल लिस्ट का,
मोनोग्राफ्स का, तो हर एक ड्रग को आपको खुद प्रिपेयर करना होगा और उनको अनबायस्ड इंफॉर्मेशन के साथ आपको अपनी फॉर्मूलरी में डालना होगा। मतलब किसी भी तरीके का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कोई लालच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी, गिव इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, मोटो यानी कि सिद्धांत क्या होता है, और उसके फंक्शंस यानी कि उसके कार्य क्या क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो हॉस्पिटल फार्मेसी है ये हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्वास्थ्य संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसके लिए स्वास्थ्य संबंधित सेवा हमें प्रदान करती है। कैसे? मेडिसिन को स्टोर करती है, मेडिसिन की कंपाउंडिंग करती है जहां पर इनको बनाया जाता है, डिस्पेंसिंग में यानी कि जो दवाइयों का वितरण होता है, ठीक है, उसमें मदद करती है, और जो हमारे मेडिकल डिवाइसेस की जो सर्विसेज हैं और जो एडवाइस देनी होती है पेशेंट्स को पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्ड में, वो सब प्रोवाइड करने का काम हॉस्पिटल फार्मेसी का होता है। अगर मैं बात करूं इसके ऑब्जेक्टिव्स की यानी कि इसके सिद्धांतों की, तो सबसे पहला ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल कैसे की जा सकती है उसमें मदद करेगी। हमारी दवाइयों को वितरण कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताता है, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हम पेशेंट्स को देते हैं उनके बारे में मदद करता है। साथ ही साथ में जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सब के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में भी मदद करता है कौन? हॉस्पिटल फार्मेसी। साथ ही साथ में जो मेडिकल आइटम्स हमें मिले हैं या जो हमने इशू कराए हैं, रिसीविंग और इशूइंग, उसकी भी मॉनिटरिंग करने में, उसका भी इंस्पेक्शन करने में मदद करता है। साथ ही साथ जितनी दवाइयां हम डिस्पेंस करते हैं उन सबका रिकॉर्ड बराबर रखने में मदद करता है कि भैया जो भी दवाइयां आपने बेची हैं उनका रिकॉर्ड आपके पास है या नहीं, तो उसमें भी मदद करेगा कौन? हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी। साथ ही साथ में बीमारी कम हो सके और स्वास्थ्य को और प्रमोट कर सके उसके लिए मदद करता है हॉस्पिटल फार्मेसी। और अगर मैं बात करूं, अगर दवाइयों की कमी हो रही है या फिर ड्रग्स हमारी हाई कॉस्ट पे अवेलेबल है तो उसको भी मैनेज कराने में मदद करता है। और लास्ट पॉइंट कहता है जितनी भी दवाइयों से संबंधित सूचनाएं होती हैं वो सब प्रोवाइड करता है, वो सब बताता है हमारी हेल्थ केयर टीम्स को और पेशेंट्स को। तो ये सिद्धांत है हॉस्पिटल फार्मेसी का। अगर मैं बात करूं कि फंक्शन क्या होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के, दवाइयों की खरीदी कैसे होगी, उनका स्टोरेज कैसे करना होता है, लेबलिंग कैसे करनी होती है, काउंसलिंग कैसे करनी होती है, डिस्पेंसिंग कैसे करनी होती है, उन सब के बारे में सिखाता है। कंपाउंडिंग कैसे करोगे, डोजिंग कैसे होनी चाहिए, और मेडिकेशन सेफ्टी, दवा की सुरक्षा, उन सब के बारे में जो है बेसिकली कार्य करती है हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन दी एक्सपायरी ड्रग रिमूवल, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। अब हमें बताना है कि जो हमारी एक्सपायरी दवा है उसको हटाएंगे कैसे, संभालेंगे कैसे और निपटान कैसे करेंगे, उसके बारे में बताना है। सबसे पहला आता है कि जो एक्सपायर्ड ड्रग्स होती हैं हमारी, उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो काफी खतरा जो है बन सकता है अगर उनका इस्तेमाल किया जाएगा, और एक टाइम के साथ साथ क्या होगा आगे चल के उस इंसान की जो उसे इस्तेमाल कर रहा है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब अगर प्रॉपर रिमूवल, हैंडलिंग और डिस्पोजल हो जाए एक्सपायर्ड ड्रग्स का, तो ये सब जो सुनिश्चित करने का काम है, इंश्योरिटी का काम है, वो फार्मेसी का होता है। ठीक है, क्योंकि फार्मेसी पे ही इन्वेंट्री कंट्रोल की जाती है, इन्वेंट्री मैनेज की जाती है। उस टाइम पर ही अगर इन पर ध्यान दे दिया जाए तो काफी जो है बेसिकली हम दिक्कतों से बच सकते हैं। अब बात आती है कि एक्सपायरी ड्रग रिमूवल और हैंडलिंग कैसे होगी। हैंडलिंग और जो कंट्रोल है ऐसी पर्टिकुलर मेडिकेशंस का, वार्ड लेवल पे वो नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। जो नर्सिंग स्टाफ होता है इसके अंदर उनके स्टॉक को मैनेज कैसे करना है और एक्सपायरी डेट्स को ध्यान में रखते हुए वो सब जिम्मेदारी नर्सिंग स्टाफ की होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इसके अंदर हमें यह भी चेक करना चाहिए कि जो दवाइयां एक्सपायर होने वाली हैं, पेशेंट्स को देने से पहले आप वो चेक कर लो एक बार कि भैया ये दवाई कितने टाइम में एक्सपायर होगी। टाइम समय बहुत ज्यादा है तो ठीक है, और कम है तो वो इस्तेमाल ही ना करो। और जो एक्सपायर्ड स्टॉक होता है, अगर जब आप इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हो तो उसी टाइम पे उसको रिमूव कर दो और ये सुनिश्चित कर लो कि जो स्टॉक होगा वो अप टू डेट वाला होगा उस पर्टिकुलर साइट पे। तो ऐसे आप जो है रिमूवल और हैंडलिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप एक्सपायरी ड्रग डिस्पोजल कैसे करेंगे, रिटर्न टू डोनर और मैन्युफैक्चरर।
जब आपने बेसिकली ये देख लिया है कि प्रैक्टिकली तो पॉसिबिलिटी जो है बेसिकली अनयूजेबल ड्रग्स को रिटर्न करने की सेफ्टी डिस्पोजल के तरीके से काफी अच्छी है, आपको पता चल गया कि ये दवाइयां एक्सपायर होने वाली है, तो उसे महीना 2 महीना पहले ही जो है आप उसके जो डोनर है या जो सप्लायर है मैन्युफैक्चरर उसको वापस कर दो। ठीक है, ऐसे आप जो है बेसिकली डिस्पोज कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा तरीका है लैंडफिल का। लैंडफिल सबसे पुराना और सबसे अच्छा एक तरीका माना जाता है, जहां पर आप लैंड डिस्पोजल साइट पे ही डायरेक्टली उसको जो है बेसिकली डंप कर देते हैं, ट्रीटमेंट से पहले या उनकी प्रिपरेशन से पहले। ठीक है, लैंडफिल सबसे पुराना मेथड है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर आप ओपन अनकंट्रोल्ड नॉन इंजीनियर डंपिंग कर सकते हैं और इंजीनियर्ड लैंडफिल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर वेस्ट इमोबिलाइजेशन यूज कर सकते हैं, जैसे एनकैप्सुलेशन होता है, तो यहां पे इमोबिलाइजिंग होती है हमारी पर्टिकुलर ड्रग्स की, फार्मास्यूटिकल्स की सॉलिड ब्लॉक के साथ साथ, चाहे वो प्लास्टिक के लिए हो या वो हमारे स्टील ड्रम में हो, वहां पर होती है। फिर है हमारा कुछ लिक्विड प्रिपरेशंस के लिए हम सीवर टेक्निक यूज करते हैं, जैसे सिरप्स हुए या इंट्रावेनस फ्लूइड्स हुए, तो इनको वाटर के साथ आप डाइल्यूट कर सकते हो, पानी में मिला सकते हो और उसको डायरेक्टली सीवर में स्मॉल क्वांटिटीज में जो है बेसिकली एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आप उसको जो है बेसिकली सीवर में डाल सकते हैं। फिर है बर्निंग इन ओपन कंटेनर्स, जो बड़े बड़े ओपन कंटेनर्स हैं उनके अंदर जला भी सकते हैं। जो फार्मास्यूटिकल्स हैं जिनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बर्निंग के लिए, तो आप उसको लो टेम्परेचर पे ओपन कंटेनर्स में कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो हमारी हवा में आ सकते हैं, इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इन डिटेल्ड अबाउट फार्माकोविजिलेंस। अब फार्माकोविजिलेंस के बारे में पूरा डिटेल में बताना है। फार्माकोविजिलेंस हमारा ड्रग सेफ्टी यानी कि जो दवा की सुरक्षा है उसके लिए जाना जाता है। यह आपका 2 वर्ड से बना हुआ है। फार्माकोन तो होता है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है दवा, यानी कि सीधा सीधा ड्रग, और दूसरा वर्ड है विजिलेयर जो कि है आपका एक लैटिन वर्ड और मतलब होता है कीप वॉचिंग, मतलब दवाओं के ऊपर निगरानी रखना, उनको मॉनिटर करना, यानी कि दवा की सुरक्षा के लिए ही यह फार्माकोविजिलेंस कार्य करता है। अब जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो ये कहता है कि फार्माकोविजिलेंस हमारी एक ऐसी साइंस है जहां पर जो एक्टिविटीज होती हैं, जो कार्य होता है वो ये होता है कि दवाओं से संबंधित अगर कोई एडवर्स ड्रग इफेक्ट है तो उनका पता लगाना, उनको आइडेंटिफाई करना, असेस करना, उनके बारे में समझना और कैसे हम उनसे बच सकते हैं, वो सब जो स्टडीज होती हैं वो यहां पर की जाती हैं। ठीक है, जो हमारी ये प्रॉब्लम्स ड्रग्स के जरिए हो सकती हैं तो उसके बारे में ढूंढना, उसकी मॉनिटरिंग करना, ये फार्माकोविजिलेंस कहलाया जाता है। अब जो एक एम है फार्माकोविजिलेंस का, सबसे पहला तो यह है कि जो भी हमारे खतरनाक इंपैक्ट पड़ सकता है, हजार्ड इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे मेडिकेशंस के द्वारा हमारी बॉडी पर, ह्यूमंस के ऊपर, तो उसको आइडेंटिफाई करना। दूसरा कहता है कि जो पब्लिक हेल्थ है उसको हम कैसे इंप्रूव करें, सेफ्टी को कैसे इंप्रूव करें, जो भी मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स और हर्बल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड होती है। जो अननोन एडवर्स रिएक्शंस होते हैं या इंटरेक्शंस होते हैं उनको अगर पहले ही स्टार्टिंग में ही पता चल जाए तो हम उनके ऊपर कार्य कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। साथ ही साथ में जो रिस्क फैक्टर्स हैं या ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जिसकी वजह से खतरा बढ़ सकता है कि हमें एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं, तो उसको पहले से पहले ही आइडेंटिफाई कर लो। दूसरा ये, फिर नेक्स्ट ये कहता है कि जो भी हमारे बेसिकली, अगर सीधा सीधा कहूं, जैसे दवा का निर्धारण कर रहे हो या विनियम में सुधार के लिए जो भी आवश्यक जानकारी है, लाभदायक हो या जोखिम विश्लेषण के मात्रात्मक हो, तो उन पहलुओं का भी आकलन आपको कर लेना चाहिए और यह भी आपको समझाना होगा लोगों को, उनको एजुकेट करना होगा, क्लिनिकल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करनी होंगी कि जिससे कि आप जो है लोगों के अंदर जागरूकता फैला सके। उसके लिए आपको अपने जूनियर्स तैयार करने होंगे, तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाने होंगे। स्कोप यही कहता है कि सबसे पहली जो हमारी प्राथमिकता है पेशेंट केयर और सेफ्टी रिलेटेड जो होगी, कि दवाइयों को कैसे इस्तेमाल करना है सेफ तरीके से, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को कैसे इंप्रूव किया जाए। ठीक है, जो बेनिफिट्स हैं, हार्म है या इफेक्टिवनेस है, रिस्क जो हो सकता है मेडिसिन से, उसके बारे में कैसे हम अच्छे से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसके लिए कार्य करना। साथ ही साथ में और हमें यह भी एनकरेज करना है लोगों को कि सही तरीके से और अच्छे तरीके से कैसे दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है,
इन सब के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इन्वेंट्री कंट्रोल। अब हमें यह बताना है कि जो हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल होता है वो एक्चुअल में है क्या। सबसे पहला तो जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, सीधा सीधा मैं कहूं तो ये कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने में मदद करता है और व्यवसाय की परिचालन आवश्यकताओं और वित्तीय संसाधनों पर विचार करते हुए इष्टतम स्तर बनाए रखने में मदद करता है। मतलब कि आपका जो स्टॉक है वो कैसे मेंटेन रहेगा उसके लिए कार्य करता है, और स्पेशली जो फाइनेंशियल कंडीशन है एक ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में हमारी कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे एबीसी एनालिसिस होती है, वेद एनालिसिस होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है, आरक्यूएल यानी कि रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल होता है, और इन्वेंट्री टर्नओवर होता है। जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। मतलब कि जो एक पर्टिकुलर आइटम है आपका इन्वेंट्री का, जहां पर उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो आपके एक पर्टिकुलर स्टॉक आइटम की कम से कम होगी। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। और ये साथ ही साथ आपका एक ऑप्टिमम लॉट साइज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इष्टतम लॉट साइज। और साथ ही साथ ये जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि जो आपका सबसे बड़ा एक नंबर है आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जिसे आप कम से कम खरीदना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं उसकी खरीदारी, तो उसी को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। फिर आता है रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल। मतलब सीधा सीधा जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आपके, जो आपने एक मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से रिक्वेस्ट किया है कि मुझे फिर से चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो एवरेज डेली यूनिट्स आप दिन की बेचते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो एक एवरेज लीड टाइम से। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आती है हमारी एबीसी एनालिसिस। ठीक है, एक बेसिक टूल है हमारा, जिसमें हमारी जो बेसिकली एक अप्रोच है, जो हमारी सोच है वो क्या है कि सीधा सीधा कि जो भी आइटम्स हैं हमारे, उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ए, बी और सी। ए में है हमारा परसेंट ऑफ आइटम 10 to 15%, जहां पर पूरे साल का जो खर्चा होता है वो 70 से 80% का होगा। बी कैटेगरी में आते हैं 20 से 25%, जहां पर पूरे साल का खर्चा हमारा 15 से 20% होता है। और सी कैटेगरी के आते हैं 60 से 70% के आइटम्स, जिनमें पूरे साल का खर्चा हमारा 5 से 15% होता है। अब बात आ जाती है हमारी वेद एनालिसिस की। वी से होता है वाइटल ड्रग्स। ठीक है, ई से होता है हमारा एसेंशियल ड्रग्स, और डी से होता है हमारा डिजायरेबल ड्रग्स। वाइटल ड्रग्स ये वो ड्रग्स हैं, अगर ये आपके हॉस्पिटल में प्रेजेंट नहीं है तो आप इनकी एब्सेंस को झेल नहीं सकते, इनके बिना कार्य नहीं होगा। एसेंशियल ड्रग्स वो है, एक बार को अगर ये एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, तो आपका काम तो चलेगा, लेकिन जो क्वालिटी है यानी कि जो आपकी गुणवत्ता है उस पर काफी प्रभाव पड़ जाएगा, वो काफी कम हो जाएगी। और फिर है डिजायरेबल ड्रग्स, ये एब्सेंट है, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी, हॉस्पिटल का काम एज इट इज चलता रहेगा, किसी तरीके की कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। हमारा मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है ये हमको बताना है। ठीक है बच्चा लोग, सबसे पहले बात करेंगे कि यहां पर जितनी भी हमारी सर्विसेज होती हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल पेशेंट को, सिंगल पेशेंट को भी जो हम पहुंचाते हैं, वो यही है कि हम अच्छे से अच्छी अपनी थेराप्यूटिक आउटकम्स उससे ले सकें, जो कॉस्टली मेडिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं उससे उस मरीज को बचाया जा सके, और अगर वो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कर सके। अब जो मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट होता है ये फार्मासिस्ट को प्रोवाइड करता है कि जो मेडिकेशन थेरेपीज हैं, ठीक है, वो कैसे आपको अप्लाई करनी है। मतलब कि हर एक मेडिकेशन जो प्रेस्क्राइब की गई है डॉक्टर्स के द्वारा, फिजिशियंस के द्वारा, आप उसका रिव्यू करो कि पेशेंट केयर में वो कैसे हेल्पफुल है। कोई ओवर द काउंटर या हर्बल ड्रग होगा तो पेशेंट को आप कैसे उसको जो है बेसिकली समझाएंगे कि जो भी आपकी मेडिकेशन प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें, हमको बताएं। फिर आता है कि जो भी समस्याएं हैं हमारी दवाइयों से संबंधित, वो अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पा रही हैं, या मेडिकेशंस का डुप्लीकेशन है, या बिना बात ही कोई दवाई ले रहा है जबकि जरूरत नहीं है, या फिर जो मेडिकेशन की एक नीड है अनट्रीटेड, या जो बेसिकली गलत तरीके से कंडीशन को मैनेज किया जा रहा है, तो उसमें आप क्या क्या सलाह दे सकते हैं उसके बारे में बताना। और साथ ही साथ जितनी भी मेडिकल रिलेटेड आपको बेसिकली
इंफॉर्मेशन है, लोगों को कंसल्ट करो, उनको एडवाइजेस दो, सलाह दो, उनको समझाओ, उनको परामर्श दो, उनकी फैमिली को बताओ या उनके जो केयर गिवर हैं उनको समझाओ कि सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए दवाइयों का। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीसी। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के कार्य क्या क्या होते हैं और उसके सिद्धांत क्या क्या हैं। सबसे पहला तो जो हमारी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है, ये एक सलाहकार का समूह होता है, यानी कि एडवाइजरी ग्रुप है डॉक्टर्स का, फार्मासिस्ट का और मेडिकल स्टाफ का, जो जैसे नर्सिंग स्टाफ होता है। ये क्या काम करते हैं, ये नीतियां बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं कि दवाइयों का इस्तेमाल कैसे होगा हमारे हॉस्पिटल में। ठीक है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के अंदर मेडिकल स्टाफ होता है जो कि चेयरमैन और को चेयरपर्सन होते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं, और जो फार्मासिस्ट है वो सेक्रेटरी होता है, और नर्सिंग स्टाफ भी इसके अंदर होता है। फिर इसके अंदर सब कमेटीज होती हैं, एंटी कैंसर कमेटी होती है, एंटी इन्फेक्टिव कमेटी होती है, एंटी कैंसर को एंटी नियोप्लास्टिक भी कहते हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट्स होते हैं, और एंडोक्रिनोलॉजी ड्रग्स होती हैं, वो सब इसके अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आता है अब कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का। सबसे पहला है सलाहकार के रूप में, यानी कि एडवाइजरी के रूप में ये नीतियां बनाते हैं कि दवाइयों का इस्तेमाल कैसे होगा और सबसे अच्छी कौन सी ड्रग रहेगी उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए हमारे हॉस्पिटल में, उसको सेलेक्ट करते हैं। दूसरा आता है कि ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे फार्मासिस्ट को कि भैया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है सही तरीके से, एफिशिएंट वे में, उसके लिए जो है बेसिकली कार्य करते हैं। दूसरा आता है हमारा कि जो एडवाइजरी में तीसरा पॉइंट है कि हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को यह भी सचेत करते हैं और मेडिकल स्टाफ को भी कि दवाइयों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उनसे संबंधित क्या क्या परेशानी हो सकती है, उनसे संबंधित क्या क्या आपको आगे जाके दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, एक्सपेरिमेंटली आपको जो है बेसिकली वो बताना होता है, या फिर जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स यूज हो रही हैं उनसे क्या दिक्कतें हो सकती हैं वो भी समझानी पड़ती हैं। फिर आता है हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कि जितने भी एडवर्स इफेक्ट हैं हमारी दवाइयों से संबंधित, या जो नया फॉर्मुलरी सिस्टम हमने बनाया है, जो लिस्ट ऑफ मेडिसिन हमने बनाई है जो हॉस्पिटल में यूज होती हैं, उनसे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं उसको जो है बेसिकली एग्जामिन करना, निगरानी रखना। साथ ही साथ अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ड्रग्स के संबंध में, अगर कोई भी आपको नई इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर जो एक डिमांड है पॉलिसी मेकर प्रोफेशनल्स की वो ठीक से सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए भी कार्य करती है पीटीसी। और आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी जो है प्लान करने होंगे जिससे कि स्टाफ को जो है बेसिकली पता चल सके कि दवाइयों का इस्तेमाल सही तरीके से होता कैसे है। अब जो एक रोल है, यानी कि जो भूमिका है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी की, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो यही होती है, वो है ड्रग सेफ्टी, दवा की सुरक्षा। सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी सुरक्षा को लेकर के वो यही होगी। दूसरा है कि फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी जो है एक प्रभावी रूप से कार्य करती है ये सुनिश्चित करने में कि भैया कि हम एक दवाओं को लेकर के कैसे सेफ्टी अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं मेडिकल स्टाफ में और पेशेंट्स में, उसके लिए कार्य करती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट अबाउट द मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। अब रोगी का जो एक दवा इतिहास है उसके बारे में हमें टिप्पणी करनी है, यानी कि उसके बारे में हमें लिखना है मेडिकेशन हिस्ट्री जो है पेशेंट की। सबसे पहला जो मेडिकेशन हिस्ट्री है उसको हम HX से डिनोट करते हैं किसी भी एक पेशेंट की। मतलब फिजिशियन जो होता है, डॉक्टर होता है, वो सवाल पूछता है जब भी कोई मरीज उस डॉक्टर के पास जाता है कि आपको बीमारी कब से है, कौन कौन सी दवाइयां आपने इस्तेमाल करी हैं, कब से दवाई खा रहे हो, कोई हर्बल प्रोडक्ट तो नहीं खाया, खुद से कितनी दवाइयां ली हैं डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पे जाकर के, यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग्स। ये जो पूरे सवाल जवाब लेता है एक डॉक्टर एक पेशेंट से यानी कि मरीज से, तो ये सब हमारी मेडिकेशन हिस्ट्री होती है। अब जो स्टेप्स है हमारे मेडिकेशन हिस्ट्री में, ठीक है, जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री में, सबसे पहला ये है आपको जो है मरीज का चयन करना पड़ेगा, पेशेंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर सेल्फ प्रिपरेशन, खुद से तैयारी करनी पड़ेगी कि आपको पूछना क्या क्या है, फिर आपको यह ध्यान रखना है प्रिवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता बनाए रखनी है, अदरवाइज ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा।
फिर आता है कि आपको मरीज को यह बताना होगा कि आज का जो हमारा साक्षात्कार है यानी कि इंटरव्यू है उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। फिर आपको इंटरव्यू स्टार्ट कर देना है। उसके बाद कंक्लूजन, जब इंटरव्यू हो जाएगा निष्कर्ष क्या निकला वो आपको समझाना होगा। और साथ ही साथ सबसे मेजर स्टेप, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होंगे और मरीज से फॉलो अप भी लेना होगा। टाइम टू टाइम आपको हमें अपडेट करते रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एक्सप्लेन दी इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन पेशेंट और आउट पेशेंट में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो हमें बताना है। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। उससे पहले यह पता लगाओ कि इन पेशेंट क्या होते हैं। देखो भैया, सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। और वो क्या है, वो ये है कि भैया जो इन पेशेंट मरीज होते हैं ये वो होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके होते हैं। मतलब जो एक दिन से ज्यादा टिकता है अस्पताल में, बेड साइड ट्रीटमेंट ले रहा होता है, वो इन पेशेंट कहलाता है। आउट पेशेंट 24 घंटे से पहले ही अपना ट्रीटमेंट करा के वापस आ जाता है, उसे एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन पेशेंट डिपार्टमेंट में वो सीधा सीधा आपका जो आउट पेशेंट का डिस्पेंसिंग एरिया है, जहां से नॉर्मल पेशेंट्स अपनी दवाइयां लेके जाते हैं, वहीं से होता है। अब जो फार्मासिस्ट हैं वो जो डिस्पेंसिंग में इन्वॉल्व हैं, दवाइयों का जो वितरण करते हैं आउट पेशेंट्स के लिए, वो ही इन पेशेंट्स के लिए ही दवाइयां डिस्पेंस करेंगे। ठीक है। उसके बाद अब जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इन पेशेंट्स के लिए, वो एक तो हो रहा है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम पे, दूसरा हो रहा है फ्लोर स्टॉक सिस्टम से, जिसके अंदर चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स होती हैं और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स होती हैं, जैसे ड्रग बास्केट मेथड हुआ और मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट हुई। फिर है तीसरा तरीका हमारा यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, जिसके अंदर हमारा सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है यानी कि CUDD, और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है यानी कि DUDD। अब अगर मैं बात करूं सीधी सीधी इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम की, एक इस प्रकार का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ये, जहां पर जो एक डॉक्टर है, फिजिशियन है, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखता है किसी भी एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, जिसे जो ड्रग्स चाहिए, जो प्रिस्क्राइब उसको की गई हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से या एक हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से खुद से पैसा देने के बाद। ठीक है। इस सिस्टम में सामान्य तौर पर आपके स्मॉल या छोटे और या प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, क्योंकि यहां पर मैन पावर रिक्वायरमेंट जो है वो काफी कम होती है और किसी भी एक इंडिविजुअलाइज सर्विसेज की डिजायरेबिलिटी भी काफी बढ़ जाती है। फिर है हमारा फ्लोर स्टॉक सिस्टम। यहां पर जो पेशेंट्स को दवाइयां मिलती हैं वो नर्सिंग स्टेशन से मिलती हैं। ठीक है। फार्मेसी सप्लाईज से मिलती हैं जो ड्रग स्टोर से होता है। अब जो एक सबसे बढ़िया तरीका है यहां पे फ्लोर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन में, वो दो तरीके से होता है। एक तो चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम है और दूसरा अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम है। जहां पर चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम का मतलब कि यहां पे जो दवाइयां स्टॉक की जाती हैं वो आपको नर्सिंग स्टेशन से मिलेंगी जब आप एक बार पे कर देंगे उसके बाद। अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, यहां जो सिस्टम है हमारा, मेडिसिन जो मिलेंगी वो नर्सिंग स्टेशन से ही मिलेंगी और पेशेंट्स को उन पर्टिकुलर फ्लोर्स पे, लेकिन यहां पर कोई डायरेक्ट चार्ज आपको नहीं पे करना है। ठीक है। डायरेक्टली आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना। फिर आता है हमारा ड्रग बास्केट मेथड। अब जो नाइट नर्सेज होती हैं उन्हें यह चेक करना होता है कि जो यूटिलिटी रूम है या ड्रग सप्लाईज हैं, एक मास्टर लिस्ट जो उनको दी गई होती है फार्मेसी के द्वारा, वो प्रॉपर मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। फिर है मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट। एक स्पेशल कंस्ट्रक्टेड स्टेनलेस स्टील बॉडी होती है उस पर्टिकुलर डायमेंशंस की। हाइट तो 60 इंच की होगी, विड्थ 48 इंच की होगी और गहराई यानी कि डेप्थ 25 इंच की होगी। जहां पर जो बॉडी है वो आपकी जो है बेसिकली फिक्स होती है 8 इंच बैलून टायर्स पे। 4 वहां पर जो है आपके स्वाइवल टाइप के होते हैं और जो फार्मासिस्ट है वो मोबाइल यूनिट को जो है कंट्रोल करते हैं, आइटम्स को चेक करते हैं और जो उनकी गुणवत्ता और जो उनकी मात्रा है यानी कि क्वांटिटी होती है पर्टिकुलर सप्लाईज की जो वहां पर बच गई हैं, उसको भी काउंट करते हैं, उसको भी देखते हैं। अब आ जाती है बात सीधी सीधी हमारी आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन की। ये मैंने बताया कि ये पेशेंट्स वो होते हैं जो एडमिट नहीं होते। यहां पर जो क्लासिफिकेशन है आउट पेशेंट का, सबसे पहला है इमरजेंसी आउट पेशेंट, मतलब आपातकालीन परिस्थिति। ये 24 घंटे सर्विसेज चलती हैं यहां पर, जो भी एक आपको इमीडिएट सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। फिर है रेफर्ड आउट पेशेंट। ये वो पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल के द्वारा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए,
ठीक है, आपको रेफर किया जाता है क्योंकि उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए। फिर आता है स्पेशल आउट पेशेंट। जब आपका एक जनरल चेकअप हो चुका होता है तो पेशेंट्स को यह कहा जाता है कि एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए अब आपको टेस्टिंग करानी होगी, या तो क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल, तभी पता चलेगा कि आपको बीमारी एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफाइन कंपाउंडिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब कंपाउंडिंग क्या होती है, उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। सबसे पहला तो कंपाउंडिंग जान लेते हैं। हमारी फार्मेसी की फील्ड में कंपाउंडिंग का मतलब यह है कि जहां पर आप जो है ड्रग्स को बनाते हैं कंबाइंड करके, उनको जोड़ करके, मिक्स करके, ठीक है, या उनके अंदर ऑल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट्स को यूज करके, जिससे कि जो किसी भी एक मरीज की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सके। कंपाउंडिंग के अंदर कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा ड्रग कंपाउंड्स का, ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो कंपाउंडिंग है, वहां पर हम दवाइयां बनाते हैं, मिक्स करते हैं, असेंबल करते हैं, ऑल्टरिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और लेबलिंग करते हैं, जिससे कि आपका जो है बेसिकली एक लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर प्रिस्क्रिप्शन भी करवा सकता है। अब है कि एडवांटेजेस यानी कि फायदे। सबसे पहला, जो डिसकंटिन्यूड मेडिकेशंस होती हैं उसको भी एक्सेस मिल जाता है। दूसरा है दवाइयों को आसान तरीके से बनाया जा सके, जिससे कि वो सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। जैसे किसी का अनप्लीजेंट फ्लेवर है, अनप्लीजेंट टेस्ट है, ठीक है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। या फिर आप ऑल्टरनेटिव डोजेस फॉर्म्स को भी जो है बेसिकली परमिशन मिल जाती है, अलाइंग ऑल्टरनेटिव डोजेस फॉर्म्स। अब समय के साथ साथ पेशेंट जो है बेसिकली मेडिकेशंस को डिफरेंट डोजेस फॉर्म में भी ले सकते हैं। सबसे बड़े जो इसके नुकसान है, पहला यह है कि खतरा काफी बढ़ जाता है कॉम्बिनेशन का, हर किसी को सर्विसेज प्रॉपरली नहीं मिल पाती। दूसरा, तीसरा, इसमें हेल्थ केयर इंश्योरेंस कवर्ड नहीं होता, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और साथ ही साथ जो ड्रग की डिटेल्स हैं उनको ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है, काफी कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्कस इन डिटेल अबाउट रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं वो बताने हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हमारे ऐसे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस हैं जिनके अंदर रेडियो आइसोटॉप्स या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको आप डायग्नोसिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टोरेज की बात करें, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनको हमें सुटेबल लेबल्ड कंटेनर में ही स्टोर करके रखना होता है, पर्टिकुलर रिमोट एरियाज में। दूसरा है, जितने भी आपके एरियाज हैं जहां पर रेडियो एक्टिव मटेरियल स्टोर करके रखे हैं, उनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, निगरानी बहुत जरूरी है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी भी आपको चेक करनी पड़ेगी। फिर है, हमेशा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को सेपरेट रखना पड़ेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से। नेक्स्ट आता है, आपको एक रेडिएशन सिंबल भी देना पड़ेगा कंटेनर्स पे, कि जो आइटम्स हैं कि वो अगर किसी के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको पता चल जाए कि भैया ये कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा नहीं। और जो आपकी बॉटल्स हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की, उनकी लेबलिंग भी प्रॉपर आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये स्टोरेज है। अब बात आती है डिस्पोजल की। तो डिस्पोजल ये कहता है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का बहुत सावधानी से करना पड़ता है। रेडियो एक्टिविटी जो होती है वेस्ट की, वो समय के साथ साथ जो है डिके होती है, और आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव प्रोवाइड करना पड़ता है एक हाई लेवल वेस्ट के लिए, कम से कम 50 सालों के लिए। फिर आता है जो डिस्पोजल होता है लो लेवल वेस्ट का, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसको आप सेफली ले सकते हैं हर किसी भी एरिया में, कहीं पर भी। जो स्टोरेज होता है यूज्ड फ्यूल का, उसको अंडर वाटर रखा जाता है स्टोर करके 5 सालों के लिए, और उसके बाद उसे ड्राई स्टोरेज में भी रख सकते हैं। एक मेथड है डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे अच्छा भी तरीका है ये फाइनल डिस्पोजल के लिए, मोस्टली हर एक रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए। और जो ट्रांस यूरेनियमिक वेस्ट होता है, जिनके अंदर यूरेनियम होता है, ये आपके गवर्नमेंट साइट्स पर ही जो है स्टोर करे जाते हैं, क्योंकि इनको जो है डिफेंस प्रोडक्शन एक्टिविटीज से निकाला जाता है, उन्हीं से इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू और इमरजेंसी वार्ड। अब देखो भैया, अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स की, इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू फुल फॉर्म बनती है, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट यानी कि आईसीसीयू, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि एनआईसीयू, और इमरजेंसी वार्ड्स। ये क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं जो कि आपको बहुत सावधानी के साथ प्लान करने पड़ते हैं, और जो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको सुनिश्चित करना पड़ता है कि सुरक्षा कैसे करी जा सकती है और समय के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा दवाइयों का। इसमें सबसे पहला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट।
प्रॉपर अप टू डेट इन्वेंट्री होना चाहिए जो सामान्य तौर पर दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। दूसरा है जर्नलाइज्ड फार्मेसी सर्विसेज, जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं स्पेशली बड़े अस्पतालों में, वो सब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है क्रिटिकल केयर यूनिट्स में, वो आपका सेंट्रलाइज्ड होता है फार्मेसी सर्विसेज के द्वारा। फिर आता है मेडिकेशन ऑर्डर वेरिफिकेशन। फार्मासिस्ट का बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले है मेडिकेशन ऑर्डर्स में, कि सही दवा है या नहीं है, एक्यूरेट डोज है या नहीं है, और पोटेंशियल इंटरेक्शंस क्या हो सकते हैं, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम। आपको ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे पास में हो या फिर आपका उस क्रिटिकल केयर यूनिट में ही हो, ठीक है, तभी पॉसिबिलिटी है अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर आता है इमरजेंसी ड्रग किट्स। आपको जो है बेसिकली बनानी भी होंगी और मेंटेन भी करनी होंगी इमरजेंसी ड्रग किट्स, जो कि आपको स्पेसिफिक नीड्स के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट्स में आपको टेलरिंग करानी पड़ेगी। फिर है इंडिविजुअल पेशेंट कार्ड्स। अब जो एनआईसीयू है और आपका आईसीयू है, ये मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कैसे, इंडिविजुअल पेशेंट कार्ड से। हर एक इंडिविजुअल पेशेंट का आपका अलग बास्केट होगा, अलग कार्ड होगा, तभी पॉसिबल है। फिर है बार कोडिंग सिस्टम। अब बार कोडिंग सिस्टम आपको अप्लाई करना पड़ेगा हर एक मेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन पे, जिससे कि एक्यूरेसी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो एक खतरा है वो घट जाएगा। 24/7 एक्सेस होना चाहिए हर एक मेडिकेशन का, क्योंकि कब क्या जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता, इसलिए मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए। फिर है टेम्परेचर कंट्रोल फॉर सेंसिटिव मेडिकेशन, जैसे आपकी वैक्सीन्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, उनको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए तो रेफ्रिजरेटर चाहिएगा, तो ऐसा टेम्परेचर आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और फिर है रेगुलर ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस। अब एक रेगुलर ऑडिट और इंस्पेक्शंस आपको करने पड़ेंगे हर एक मेडिकेशंस के, जिनको आपने स्टोर करके रखा है ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम्स में और इमरजेंसी ड्रग किट्स में, जिससे कि आपको यह सुनिश्चित हो सके कि भैया जो एक्सपायरी डेट है वो आपको मैनेज हो रही है या नहीं हो रही है, और एक्यूरेसी ड्रग्स की क्या है क्या नहीं है। ओवरऑल सीधी सीधी सुरक्षा की बात है, सेफ्टी की बात है, तो वो मैनेज हो पाएगा। और लास्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब जो आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो हॉस्पिटल फार्मेसी में, उनके फायदे क्या है, सीधा सीधा उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। सबसे पहला, जो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, दवा की जो खुराक है या ओवरडोज हो गई है या हमारी जो बेसिकली अंडर डोज है, तो उसको ऑडिट कर पाते हैं, उसकी निगरानी कर पाते हैं। साथ ही साथ जो भी ड्रग्स आप डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर आपने प्रोग्राम में डाला तो वो सिस्टम मैच कर देता है कि वो करेक्ट है या नहीं है, ये फायदा होता है। साथ ही साथ इसमें सीमाएं जो होती हैं वो विभिन्न दवाओं आदेशों से जुड़ी हो सकती हैं, जैसे नशीले पदार्थ जो होते हैं उनके लिए स्वचालित रोग आदेश क्या हो सकता है वो आपको पता चल जाएगा। अगर किसी को एलर्जी है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। पेशेंट को जो एलर्जी है वो आपने सिस्टम में एंटर कर दी, और जो भी मेडिकेशन ऑर्डर होगा, जो भी दवाइयां उसकी होंगी जो लिखी गई हैं, उसको आप जब कंपेयर करोगे पता चल जाएगा कि उसको एलर्जी हो सकती है या नहीं। फिर आता है कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फायदा है, सबसे पहला मैकेनिकल ट्रांसफर जो होता है ड्रग्स का फार्मेसी स्टोर से एक वार्ड्स में, वार्ड रूम्स में, ठीक है, तो वो पेशेंट की बेड साइड पर तो जाएगा, लेकिन मॉनिटरिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी कंप्यूटर्स की हेल्प से। फिर आता है जो आपका सबसे सस्ता सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर है, वो आप बनवा सकते हैं, उसको आप अपने माइक्रो कंप्यूटर्स में, माइक्रो प्रोसेसर्स में इंस्टॉल करा सकते हैं, जिसकी कीमत काफी कम है, लेकिन ड्रग्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में और ड्रग्स की स्टोरेज में काफी मदद करेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस जो हर बार पूछे जाते हैं HSBT के हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट में। आई होप ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और आपको काफी यहां से हेल्प मिलेगी अपनी पेपर की प्रिपरेशन के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो टॉप 15 क्वेश्चंस की HCP के लिए HSBT की। आपको आज के सेशन की PDF भी मिल जाएगी, उसके लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।